कल स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है ना। ये वीडियो है सुपर फास्ट रिवीजन्स उन सब बच्चों के लिए जिन्हें 1 घंटे में करना है अपना पूरा स्टैटिस्टिक्स रिवाइज। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी छात्र छात्राओं से ये सविनय निवेदन है कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कुछ कमी पेशी डाउट रह जाती है तो उसके लिए प्लीज मेन वीडियो लेक्चर्स को ही रेफर करना, क्योंकि आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है बिल्कुल एग्जाम से पहले का लास्ट रिवीजन, यानी कि जिसमें हम सुपर फास्ट तरीके से सारी बातों को एक बार बस रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात थी हमारी कि जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज हमने पढ़ा था कि 2 तरह के हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स, एक को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स। मूल डिफरेंस ये कि अगर आप पैसा कमाने के लिए कुछ काम कर रहे हो या कोई भी ऐसे गुड्स जिनको प्राइस कमांड कर रहा है, यानी कि जिनको आप बाजार में पैसों में बेच सकते हो, तो उन्हें हम इकोनॉमिक गुड्स कह देंगे। और कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मोल नहीं है, जिसको आप प्राइस में बाजार में नहीं बेचते, जैसे एग्जांपल के तौर पे रेनफॉल या सनशाइन, ये कुदरत की तरफ से हमें अपने आप मिल जाते हैं, तो इनको हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स कह देते हैं। फिर बात आती है कि कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स के लिए। फिर प्रोड्यूसर कौन होता है। प्रोड्यूसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गुड्स या सर्विसेज को बनाता है हमारी वांट सेटिस्फाई करवाने के लिए। सर्विस होल्डर कौन होता है। सर्विस होल्डर वो व्यक्ति होता है जो कोई जॉब कर रहा है, यानी कि जो नौकरी कर रहा है और बदले में वो अपनी वेजेस या सैलरी कमाएगा, उसको सर्विस होल्डर बोलते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है। सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो सोसाइटी के अंदर ताकि वो पैसे कमा सके, उसे हम सर्विस प्रोवाइडर कह देते हैं। उदाहरण के तौर पे डॉक्टर, टीचर्स। अब इसी से हमारी आती हैं एक्टिविटियां कि भाई 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। जैसे गुड्स थे, पहली एक्टिविटी इकोनॉमिक, दूसरी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक गतिविधि यानी कि जब आप पैसा कमाने के मोटिव से कुछ काम करते हो, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप पैसा कमाने के लिए नहीं, अपनी हॉबी या अपने किसी और शौक के लिए काम करते हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटियां जो होती हैं हम मानते हैं कि वो 5 प्रकार में डिवाइड की जा सकती हैं। मेनली 3 होते हैं लेकिन आपको 5 ही याद रखने। पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब कि जब आप कोई नई यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। दूसरा है कंजम्पशन, यानी कि जो गुड्स आप कंज्यूम कर लेते हैं। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। चौथा है एक्सचेंज। एक्सचेंज जो आप बाजार में जाके करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं सामानों को। और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, मैंने इसके बारे में ये समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब हम कोई गुड्स बनाते हैं तो गुड्स को बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हम इन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को बदले में जो देते हैं उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। तो बेसिकली ये 5 फेजेस हो गए इकोनॉमिक एक्टिविटी के। बाकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में 4 वैरायटीज कवर की जा सकती हैं। सोशल गतिविधियां, आप शादी में जाते हो। रिलीजियस गतिविधियां, आप पूजा करने जाते हो, मंदिर जाते हो। चैरिटेबल गतिविधियां, आप डोनेशन दे देते हो भिखारियों को। पेरेंटल गतिविधियां, जो आपके माता पिता आपको प्यार करते हैं। तो बेसिकली ये है छोटा सा इंट्रो। फिर इस इंट्रो के बाद हमसे कुछ डेफिनेशंस पूछ सकता है जिसके कीवर्ड्स पर बस आपको फोकस करना है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की शुरुआत होती है सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन से। अब ये वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? ये दी थी साहब एडम स्मिथ ने, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये हुआ कि बहुत से लोगों ने कहा कि ये वेल्थ का जो मीनिंग बता रहे हैं एडम स्मिथ साहब, ये बहुत छोटा है, ये बहुत नैरो है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म था। फिर इकोनॉमिक्स की दूसरी परिभाषा दी गई मटेरियल वेलफेयर की डेफिनेशन, जो दी एल्फ्रेड मार्शल साहब ने। उनकी एक किताब भी पब्लिश हुई थी 1890 में, जिसमें उन्होंने मैनकाइंड यानी कि वेलफेयर की स्टडी पर फोकस किया। बाकी इसका क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इसमें इन्होंने मटेरियल गुड्स के कॉन्सेप्ट को गलत बताया था। इस चीज को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। फिर इसके बाद और जमाना आगे बढ़ा तो फिर आए रॉबिन्स साहब, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी स्कैरसिटी से रिलेटेड। स्कैरसिटी मतलब अभाव, ये आप पढ़ते भी हो। तो इनकी किताब छपी थी 1932 में। इन्होंने 3 मेन बातों को लेकर अपने डेफिनेशन में कवरेज करी थी जो आप पढ़ते हो। ह्यूमन वांट्स यानी कि एंड्स, स्केर्स मींस यानी कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये 3 बातें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो। लेकिन इनका क्रिटिसिज्म ये हुआ कि ये बहुत ही न्यूट्रल बिटवीन एंड्स थी। एंड्स का मतलब कि ह्यूमन वांट्स, तो ह्यूमन वांट्स के बीच में ये काफी ज्यादा एक न्यूट्रल
तरह की अप्रोच थी कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं हो पाते सारे, और हम कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को कुछ ही वांट्स को सेटिस्फाई करने में लगा पाते हैं। तो ये इनका क्रिटिसिज्म था। बाकी इसके अलावा रॉबिन्स की डेफिनेशन को हम कहते हैं ये पॉजिटिव डेफिनेशन थी, नॉर्मेटिव नहीं थी। पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। फिर और जमाना आगे बढ़ा, फिर आए साहब पॉल सैमुअल्सन, जिन्होंने दी ग्रोथ से रिलेटेड डेफिनेशन, है ना, उनकी परिभाषा है ग्रोथ से रिलेटेड। तो ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मानी जाती है, मतलब सबसे लेटेस्ट है, सबसे बड़ी है, सबसे वास्ट है। बाकी इकोनॉमिक्स का नेचर है, तो इकोनॉमिक्स का नेचर आपको बताया था दो तरह का होता है, या तो साइंस या आर्ट। साइंस दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में ये फर्क होता है, पॉजिटिव जो है वो फैक्ट के बारे में बताती है, नॉर्मेटिव जो होती है वो ओपिनियन के बारे में बताती है। तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ा हो तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में यही डिफरेंस था कि पॉजिटिव इज ऑल अबाउट व्हाट इज, नॉर्मेटिव इज ऑल अबाउट व्हाट शुड बी। तो ये बेसिकली पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस की कहानी है। इसी तरह इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। आर्ट का मतलब कला है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ता हर कोई है, आप भी बहुत सी चीजें सीखते हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करना एक कला है, एक आर्ट है। तो इसीलिए कहा जाता है इकोनॉमिक्स एक साइंस है और इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। फिर उसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप जानते होंगे भली भांति, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। तो जी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है इंडिविजुअल की स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है एग्रीगेट की स्टडी, मतलब पूरी इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमी में हम डिमांड और सप्लाई इसके टूल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इसके टूल्स होते हैं। बाकी इसका घर का नाम है प्राइस थ्योरी और उसका घर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो ये है बेसिकली इंट्रोडक्टरी चैप्टर। फिर आता है हमारा अगला चैप्टर, सर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है सर? तो सर ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स, इसमें बेसिकली आप समझ लो डेटा कलेक्ट करना, डेटा प्रेजेंट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, इन सब बातों को हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है ना। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो बेसिकली किसी डेटा को ढंग से निकालना, ढंग से बताना, प्रेजेंट करने को कह सकते हैं। अब यहाँ मैंने जैसे कुछ नंबर लिख दिए 10, 55, 58 और 51, तो इससे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब थोड़ा इसको प्रेजेंटेबल करेंगे कि एक बच्चों के मार्क्स हैं, आउट ऑफ 60 मार्क्स हैं, तब हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डेटा का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन या प्रेजेंटेशन है, ये कह सकते हो। अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो सेंस में पढ़ा जाता है। एक होता है प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस का मतलब था, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे, कि प्लूरल सेंस का मतलब है कि हम इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा को एक तरह से स्टडी करते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स थे, जैसे कि भाई ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। अब मान लो मैंने खाली एक चीज बोल दी, 1000 रुपए इज पॉकेट मनी ऑफ मानस, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा। जब मैं 2-3 बातें और बताऊंगा कि 800 इज पॉकेट मनी ऑफ राजू, 600 इज पॉकेट मनी ऑफ पूजा, तब हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसमें फैक्ट्स का समूह होता है। दूसरा ये कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत से कारणों से अफेक्ट होता है ना। कोई भी चीज स्टैटिस्टिक्स के अंदर खाली एक चीज से अफेक्ट नहीं होती, मल्टीपल चीजों से अफेक्ट होती है, तो इसको बोल दिया मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, ये आपको पता ही है बात। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एन्यूमरेटेड होता है और एस्टिमेटेड होता है। अब एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड का क्या मतलब? एन्यूमरेटेड का मतलब होता है जिसमें आप पूरी स्टडी करते हो, जिसका निष्कर्ष बिल्कुल एक्यूरेट, सटीक होता है। एस्टिमेटेड का मतलब ये कि कभी कभी हम इसमें अनुमान भी लगाते हैं। जब आप बिल्कुल सटीक तरीके से नहीं निकाल सकते कोई भी चीज, तो आप कई बार अनुमान लगाते हैं। तो एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड दोनों बातें इसमें होती हैं। बाकी स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होता है। इसका हमारा कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, मतलब इसीलिए हम कुछ करते हैं स्टैटिस्टिक्स, नहीं तो क्यों करें। और ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक दूसरे से कई बार रिलेटेड होता है। तो स्टैटिस्टिक्स की इन सारी बातों को हम कह सकते हैं कि ये प्लूरल सेंस है। लेकिन जब हम तरीकों की बात करते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये हम सिंगुलर सेंस में स्टडी कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को, यानी कि ये बन गया स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस बेसिकली वो है जो आप एक तरह से अपने चैप्टरों में पढ़ते हैं, यानी कि डेटा होगा, आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, आप उसको प्रेजेंट करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे। तो ये बेसिकली बन गया सिंगुलर सेंस। तो आमतौर पे इसमें 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स आप कह सकते हो होते हैं मेनली। सबसे पहले कलेक्शन, ये आपका चैप्टर है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका चैप्टर है, प्रेजेंटेशन, ये आपका चैप्टर है। तो ये तो 3 मेन स्टेप्स हो गए। बाकी फिर एनालाइज करते हैं और अपने मेन निष्कर्ष को, कंक्लूजन को इंटरप्रेट करते हैं। तो इस स्टेप वाली कहानी को आप कह सकते हो कि ये स्टैटिस्टिक्स है
सिंगुलर सेंस में। फिर सर घर से रट के जाना 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन क्या है। तो जी स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स डेटा को आसान बना देता है। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही डेफिनेट फॉर्म में तथ्यों को प्रेजेंट कर देता है। स्टैटिस्टिक्स से आप कंपेयर कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स से रिश्ते पता लगा सकते हो, रिश्ता मतलब रिलेशनशिप बहुत ही इजीली पता लग जाता है। स्टैटिस्टिक्स पॉलिसी बनाने में मदद करता है और स्टैटिस्टिक्स अनुमान लगाने में मदद करता है, यानी कि फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। सर स्टैटिस्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंस भी है क्या? बिल्कुल जी, बहुत से इंपॉर्टेंस है और बहुत से लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस है। सर जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का रोल इकोनॉमिक्स में है, वो तो आप देख ही रहे हो। स्टैटिस्टिक्स का रोल इकोनॉमिक प्लानिंग में है। हमारे देश में जब प्लानिंग होती है, सरकार कुछ फैसले नीतियां बनाती है, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज करती है। स्टैटिस्टिक्स का यूज बिजनेस प्लानिंग में है। मुकेश अंबानी साहब बिजनेस की जब प्लानिंग करते हैं तो वो भी स्टैटिस्टिक्स का ध्यान रखते हैं। और स्टैटिस्टिक्स का गवर्नमेंट को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं और स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस इन सभी के साथ है जो मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाई थी, वही बातें यहाँ पर सारी की सारी दे रखी हैं। सर लिमिटेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स में कुछ कमी भी है या ये बहुत बढ़िया है? नहीं, कमियां हैं। सर क्या कमियां हैं? आप इसमें क्वालिटेटिव चीजें नहीं पढ़ सकते, जैसे कि भाई कौन कितना इंटेलिजेंट है, ऑनेस्टी, ये सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, इनकी या तो न्यूमेरिक वैल्यू दो तो अलग की बात है, लेकिन वैसे ये नहीं पढ़ी जा सकती। इसी तरह हम स्टैटिस्टिक्स में कोई इंडिविजुअल्स नहीं पढ़ते। मैंने बोला राजू की इनकम है 1000, तो आप कहोगे तो इससे हम सर हमें क्या पता, मुझे और बातें बतानी पड़ेंगी तब आप कुछ कर पाओगे। बाकी स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट कई बार मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं होते, वो आपको पता ही है। खैर इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज किया जा सकता है, यानी कि उसको तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए किसी और को कैसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अकाउंटेंसी में होती है विंडो ड्रेसिंग, तो ऐसी स्टैटिस्टिक्स में भी की जा सकती है। बाकी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की कई बार आवश्यकता पड़ जाती है, जरूरत पड़ जाती है, तो ये भी हम कहते हैं कि एक लिमिटेशन है। बाकी स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, तभी स्टैटिस्टिक्स काम करेगी। अब मान लो मैंने 2 अलग अलग बातें बता दी कि भैया राइस का प्रोडक्शन है किलोग्राम में, मिल्क का प्रोडक्शन है लीटर्स में। अब आप कहोगे सर अब ये तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, अलग बात हो गई। तो हीट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल डाटा होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये भी एक समस्या है स्टैटिस्टिक्स के साथ। चलो सर अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 पर। सर अब हम डेटा कलेक्ट करना सीखते हैं। ठीक है जी, तो चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो इसमें पहले छोटा सा पॉइंट होता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। तो इंक्वायरी वर्ड आपको पता ही है, जांच पड़ताल। तो बस स्टैटिस्टिक्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं हम, तो जी नाम पड़ गया स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ठीक है ना। तो इसमें रेस्पोंडेंट हो सकता है, एक टर्मिनोलॉजी। रेस्पोंडेंट मतलब जिससे हम पूछते हैं। सर्वे, सर्वे मतलब कि हम कुछ सर्वे करते हैं जिसमें लोगों से हम कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। अब इसमें 2 बातें पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, स्रोत क्या है डेटा का, यानी कि सोर्सेज। तो जी एक होता है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब कि कंपनी के अंदर ही कोई डेटा जनरेट हो रहा है ना। कोई भी कंपनी है वो काम कर रही है, तो उसका अपना सैलरी का डेटा होगा, उसका अपना सेल्स का डेटा होगा। तो हम वो चीजों को अगर यूज कर रहे हैं तो हम कह देंगे इंटरनल डेटा। लेकिन अगर हम किसी आउटसाइड एजेंसी से या कोई आउटसाइड एजेंसी डेटा का इस्तेमाल कर रही है तो हम कह देंगे एक्सटर्नल सोर्स, है ना, जो आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक्सटर्नल डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी किसी भी रूप में हो सकता है। प्राइमरी हम किसे कहेंगे, यानी कि ऐसा डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया गया है, फर्स्ट हैंड कह लो। और सेकेंडरी डेटा जो शायद पहले किसी और ने कलेक्ट करा, आपने उससे ले लिया, या आपसे भी पहले और किसी और ने उस डेटा को यूज करा, तो वो सेकेंड हैंड डेटा कह सकते हो, वो हो गया सेकेंडरी डेटा। तो इसके कुछ डिफरेंस होते हैं कि भाई प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में ज्यादा समय लगेगा, सेकेंडरी में कम समय लगेगा। प्राइमरी डेटा जो है वो थोड़ा महंगा होगा कलेक्ट करने का, एफर्ट ज्यादा लगेंगे। सेकेंडरी डेटा इजीली मिल जाएगी, बड़े आराम से मिल जाएगी। बाकी सूटेबिलिटी की बात करें तो अगर आपको कोई बहुत ही स्पेसिफिक पर्पज है तो प्राइमरी डेटा यूज करना ज्यादा रिलायबल होगा। बाकी अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, आपको लगता है चलो ठीक है पुराने डेटा से ही काम हो जाएगा, तो फिर आप सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल वैसे कर सकते हो। अब सर डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहले प्राइमरी के देख लो तरीके। भैया डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इसका मतलब है कि आप सीधा आदमी से पूछ रहे हो और भाई यहाँ पर आग लगी थी, बताओ क्या क्या हुआ, तो आपने सीधा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कर लिया। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, अब मान लो आग जो लगी
भगवान ना करे उसमें उस आदमी की मृत्यु हो गई, तो अब आप उस आदमी से तो नहीं पूछोगे कि भाई बताओ तुम्हारी मृत्यु हुई कैसे जले तुम, अब वो तो बता नहीं सकता, तो आप किसी और से पूछते हो। इसका मतलब हो गया ये इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। आप किसी और से पूछोगे कि भाई साहब उसके घर में आग लगी थी, वो कैसे जल के मर गया बताओ कुछ, तो ये हो गया इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये तो नाम से ही क्लियर है, टेलीफोन पे मैं आपसे आऊंगा ही नहीं मिलने, मैं फोन करके पूछ लूंगा भाई साहब ऐसे ऐसे है बता दो जरा कुछ। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये आप न्यूज चैनल में देखते हो कि भाई अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमने अलग अलग जगहों पर भेज दिए और वो सब अपनी 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 जानकारियां हमें दे देंगे, तो ये हो गया। मेल्ड क्वेश्चनेयर, ईमेल कर दिया जी, मैं आपको ईमेल भेज दूंगा कि ये लो क्वेश्चनेयर भर के भेज दो सारे आंसर, तो मेल्ड क्वेश्चनेयर हो गया। क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, अब इसमें एक व्यक्ति आएगा आपके घर क्वेश्चनेयर लेके, कहेगा ये देखो भाई क्वेश्चनेयर है मेरे सामने, इसको भर के मेरे को दे दो, तो ये हो गया क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, है ना जी। बाकी सेकेंडरी डेटा के कुछ सोर्स होते हैं, वो आप वैसे ही पढ़ लो, बहुत ही सिंपल है। पब्लिश्ड सोर्स मतलब जो कहीं ना कहीं पब्लिश्ड है, जैसे कोई मैगजीन, कोई सरकारी वेबसाइट या कोई और न्यूज़पेपर, इन सब चीजों को हम पब्लिश्ड सोर्स कह सकते हैं। बाकी अनपब्लिश्ड सोर्स मतलब जो कहीं पर पब्लिश नहीं है, जैसे कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से पता चला है, यानी कि कहीं पे ऐसे छपा नहीं है, कहीं पर नजर नहीं आएगा गूगल पे या कहीं पर भी, लेकिन हाँ बस हाँ हमने सुना है, हमने कहीं से पता चल गया है, तो वो कह देंगे अनपब्लिश्ड सोर्स, है ना जी। अब ये जो तरीके हैं सर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, अब ये ध्यान से सुनना, ये सिखाए भी थे आपको, एग्जाम के लिए बता रहा हूं, बाकी ब्रीफ तो खैर मैंने बता ही दिया। हर मेथड के फायदे नुकसान आप जरूर अच्छे से एग्जाम के लिए करके जाना, वो इंपॉर्टेंट है ना। अब भाई जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा जैसे ये देख लो कि फायदा क्या है कि भाई डेटा ओरिजिनल मिलेगा, है ना, लेकिन नुकसान ये है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अब मैं एक एक आदमी से जाके पूछना पड़ेगा भाई क्या हुआ, है ना। इसमें क्या है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है थोड़ी सी, कि भाई किसी से कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, किसी से अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, किसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें नुकसान ये है कई बार इसमें इन्वेस्टिगेटर का ट्रेंड होना जरूरी है, मतलब कि उसको समझ होनी चाहिए कि क्या पूछना है डायरेक्टली। तो हर मेथड के अपने फायदे और अपने नुकसान है बेसिकली, है ना, तो ये आप अच्छे से जरूर करना, ये मैंने मेन लेक्चर में आपको वैसे डिटेल में करवाया था। इसी तरह इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, अब कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, किसी और से पूछते हैं, है ना, तो ये भी इसके देखो फायदे नुकसान हो गए कि भाई इसमें फायदा क्या है। फायदा ये है कि ये फ्री फ्रॉम बायस है, क्योंकि भाई कोई थर्ड व्यक्ति बताएगा तो वो कोई गलत तो बताएगा नहीं, वो आमतौर पे ठीक चीज बताएगा। और इसमें आप थोड़ा सा वाइड एरिया कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू तो करना नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें ओरिजिनलिटी की कमी हो सकती है, क्योंकि जिस आदमी के साथ कोई घटना घटित हुई वो बिल्कुल ओरिजिनल स्रोत है उस जानकारी को लेने का, लेकिन जब हम किसी और से पूछते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं, तो थोड़ी सी ओरिजिनलिटी हो सकता है कम हो जाए, वो उसमें मिर्च मसाला लगा के बता दे, मतलब ये एक कई बार डीमेरिट भी हो सकता है। इसी तरह टेलीफोन पे इंटरव्यू ले रहे हैं हम, तो देखो फायदा क्या है, समय की बचत, फायदा क्या है, लार्ज एरिया आप कवर कर सकते हो। लेकिन नुकसान क्या है, आप सामने वाले आदमी के रिएक्शन नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप तो फोन पे बात कर रहे हो ना, तो अगर मैं आपसे फोन पे बात करूंगा तो आप भी ऐसे बात करोगे कि आपसे बड़ा कोई मतलब इस दुनिया में प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन वही जब आप मेरी आंखों में आंखें देखकर अगर आपको बुला लिया जाए कि आओ इधर आओ और मेरी आंखों में देख के बात करो, तो आप पानी पानी हो जाओगे। तो इसमें यह दिक्कत है कि आपके रिएक्शंस नहीं देखे जा सकते। तो हर मेथड का अपना फायदा नुकसान है। अब कॉरेस्पॉन्डेंट से हम जानकारियां लेते हैं, तो ये क्या है कि ये आपको रेगुलर बेसिस पर जानकारी देते रहेंगे, है ना। टीवी चैनल्स पर, आप न्यूज चैनल्स पर देखते हो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, वाइड एरिया कवर हो जाता है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपको उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई कैसे आपको जानकारी जुटानी है। इसमें कभी कभी बायस हो सकता है, मतलब वो अपने मिर्च मसाला लगा दें या अपने फायदे के हिसाब से या अपने मतलब कह लो मैनिपुलेट करके इंफॉर्मेशन दे दें। थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो सकती है, क्योंकि इतने सारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो हो सकता है एक्यूरेसी कम रहे, तो ये इसके ड्रॉबैक है। इसी तरह मेल क्वेश्चनेयर है, आप मेल पे भेज रहे हो तो सस्ता है बहुत, ठीक है ना। ओरिजिनल डेटा आप ऑब्टेन कर पाओगे, क्योंकि हर आदमी को मेल भेजोगे, वो मेल पे रिवर्ट करेगा, तो मतलब बिल्कुल ओरिजिनलिटी रहेगी, बायस नहीं रहता इसमें, और वाइड एरिया आप आराम से कवर कर सकते हो। लेकिन नुकसान इसमें सबसे बड़ा ये है, नॉन रेस्पॉन्सेज। आपने कितने ईमेल को आज तक रिवर्ट करा है जिन्होंने क्वेश्चनेयर भेजा है? किसी को भी नहीं। दिक्कत इसमें यह है कि इसमें आपका एजुकेटेड होना जरूरी है, भाई आप पढ़े लिखे हो, आपकी ईमेल आईडी हो, ईमेल चलाना आता हो,
तब आपसे जानकारी ले पाएंगे हम। तो ये इसके ड्रॉबैक है। इसी तरह क्वेश्चनेयर एन्यूमरेटर के साथ भरवाए तो इसमें भी क्या फायदा है, थोड़ी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, बायस कम रहेगा। लेकिन नुकसान इसमें यह है कि समय बहुत खर्च होगा और एन्यूमरेटर का ट्रेंड होना जरूरी है। तो ये इसके नुकसान हो गए। बाकी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि क्वेश्चनेयर कैसे बनाया जाए, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो ये सुनना, कवरिंग लेटर होना बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन आपको पूछने नहीं है, क्वेश्चन सिंपल और क्लियर हो, क्वेश्चन लॉजिकली अरेंज्ड हो। ऐसा नहीं कि पहले आपने पूछ लिया कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, वो कह रहा है 3, और फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम्हारी शादी हुई है क्या, तो ये फिर लॉजिकली अरेंज नहीं है। बाकी इंस्ट्रक्शन जरूर दो उनको कि कैसे भरना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का इस्तेमाल करो ताकि उनको और अच्छा लगे, ओपन क्वेश्चंस कम होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि और बताओ कॉफी तुम्हें कैसी लगती है, इस तरह नहीं, थोड़ा सा स्पेसिफिक कि भाई तुम्हें नेस्कैफे की ये वाली कैपेचिनो कॉफी का टेस्ट कैसा लगा, थोड़े ऑप्शंस देकर पूछो। ओपन क्वेश्चंस कम पूछने आपको। बाकी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं कि भाई जानबूझ के वो तारीफ करे हमारी ही कि भाई तुम्हें हमारी नेस्कैफे कॉफी कैसी लगी, तो ऐसे में आदमी फिर हाँ ही कहेगा हाँ बड़ी अच्छी लगी। ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो, लीडिंग क्वेश्चंस नहीं हो। बाकी अट्रैक्टिव हो, इस बात का ध्यान रखें, और कुछ क्रॉस चेकिंग भी हो जाए क्वेश्चनेयर में, इस तरह से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। भाई आपने पहले एज पूछ ली, लास्ट में फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ भरवा ली, तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। तो इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अब सर इसके बाद सेंसस क्या होता है, सैंपलिंग क्या होती है। तो देखो बहुत सिंपल बात है, अगर मान लो बच्चों हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, मान लो हमारे क्लास में 8 बच्चे हैं, तो हम इन 8 बच्चों को कहेंगे यूनिवर्स, और उन 8 ही बच्चों के यानी कि उन 8 ही आइटम्स को अगर हम सेलेक्ट करके उनकी स्टडी करेंगे तो इसे सेंसस कहेंगे। लेकिन अगर हम उनमें से कुछ बच्चों को ही, 3 बच्चों को मान लो सेलेक्ट करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, तो उनको हम सैंपलिंग कहेंगे। तो ऑब्वियसली दोनों का अपना फायदा नुकसान है, यानी कि एग्जाम में आपसे एक डिफरेंस पूछ सकता है कि सेंसस में और सैंपलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सेंसस में क्या पॉइंट्स हैं कि भाई आपकी एक्सटेंसिव कवरेज रहेगी क्योंकि आप सब कुछ कवर करोगे। सेंसस तब यूज करते हैं जब आइटम्स अलग अलग प्रकार के हैं ताकि हर चीज कवर की जा सके। सैंपलिंग तब यूज करते हैं जब आइटम होमोजीनियस हैं, तो आपको पता है सारे एक जैसे ही हैं, कोई भी 2-4 उठा लो, है ना। इसके अलावा सेंसस जो है वो थोड़ा महंगा होगा, इसकी रिलायबिलिटी लेकिन ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और सेंसस में आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि भाई समय कम है, या समय कितना लगाओगे आप, तो इसीलिए थोड़ा इन्वेस्टिगेशन एरिया कम हो जाता है। बाकी यहाँ पर खर्चे थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो आमतौर पे सेंसस नहीं हो पाता। तो ये सेंसस और सैंपलिंग के डिफरेंस में आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। लेकिन इसमें सैंपलिंग के मेथड जो हैं वो एग्जाम में आपसे जरूर पूछ लेता है, मतलब कोई ना कोई, वो आप बड़े ध्यान से सुनना या रिवाइज करना एग्जाम के लिए। एक होती है रैंडम सैंपलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग का तो मतलब ही ये है कि यहाँ कुछ ना कुछ पर्सनल बायस होगा, मतलब कुछ तो भेदभाव होगा किसी ना किसी तरह से, मतलब ये कह लो आप, ऐसा कोई पर्सनल बायस होगा कि जिसमें सब जनों के सेलेक्ट होने के चांस बराबर नहीं है, कुछ तो भेदभाव होगी उनमें। लेकिन ये बिना भेदभाव के ये है रैंडम सैंपलिंग। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरियां हैं, एक है अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, मतलब ये तो बिल्कुल शुद्ध है, और एक है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो नाम पड़ गया रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, जिसके 3 टाइप्स आपको सिखाए जाएंगे कि भैया स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक या क्लस्टर सैंपलिंग। तो इन्हें हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये सारे के सारे सातों कैसे होते हैं। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में तो देखो क्या मतलब है कि हर किसी का बराबर चांस है सेलेक्ट होने का, तो इसलिए इसका नाम है सिंपल रैंडम सैंपलिंग कि भाई बहुत सारे आइटम्स हैं, अब मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिंपल। तो इस मेथड का अपना फायदा है, अपना नुकसान है। तो आपको एग्जाम के पर्पज से बता देता हूँ, हर सैंपलिंग मेथड के 2 फायदे 2 नुकसान एटलीस्ट, या एक तो एटलीस्ट याद कर लेना। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग है तो इसमें क्या है, बायस नहीं होगा, सस्ता भी है, लेकिन इसमें डीमेरिट ये है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत सारे आइटमों के बीच में होगा, तो कई बार ये मेथड जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मान लो बहुत सारे आइटम्स हैं तो आप कैसे मतलब चुनोगे, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, हम होमोजीनियस ग्रुप्स बना देते हैं, यानी जिसे कह सकते हैं स्ट्रेटा।
तो जैसे मान लो ये मेरा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है ना। इस यूनिवर्स में तरह तरह के आइटम्स हैं, कुछ गोल मटोल वाले, कुछ ट्रायंगल वाले, कुछ दिल वाले। तो मैंने क्या करा, इन सबको अलग अलग छोटे होमोजीनियस ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप बना दिया गोल मटोल वालों का, एक ग्रुप बना दिया ट्रायंगल वालों का, एक ग्रुप बना दिया दिल वालों का। तो ये स्ट्रेटा बन गए, और हर स्ट्रेटा में से दो दो कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, इसमें ये दोनों, इसमें वो दोनों, इसमें वो दोनों। तो ये बन गई स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। फिर होती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग सबसे सिंपल, कि भैया मान लो 5000 आइटम्स हैं और मुझे सेलेक्ट करने हैं कुछ, तो मैं कह दूंगा कि मैं हर 25वें बच्चे को सिलेक्ट करूंगा। तो मतलब हमने एक नियम बना लिया, एवरी nth आइटम, सिंपल। तो जैसे यहां पर ये यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स में मैंने बोल दिया कि भाई हर 5वें बच्चे को सिलेक्ट करूंगा। तो 1 2 3 4 तुम आ जाओ, फिर 1 2 3 4 तुम आ जाओ। तो ये मेरी बन गई सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग या मल्टी स्टेज सैंपलिंग, अब ध्यान से देखना, ये स्ट्रेटिफाइड से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पर उससे थोड़ा सा अलग है। क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, हमारा मान लो ये पूरा यूनिवर्स है इतना बड़ा, ठीक है जी। तो हम इसके छोटे छोटे क्लस्टर्स बना लेते हैं कि जी ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए। अब इसमें हम रैंडमली कोई एक या दो क्लस्टर ही सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। तो मैंने इसे चुन लिया और इसे चुन लिया, ये है क्लस्टर सैंपलिंग। तो अब ध्यान से देखना स्ट्रेटिफाइड से कैसे अलग है। स्ट्रेटिफाइड में जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो हर ग्रुप में से कोई ना कोई इक्का दुक्का आइटम सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में जब हम क्लस्टर्स बनाते हैं तो हो सकता है कोई पूरा क्लस्टर ही सेलेक्ट ना हो, ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ, 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 लेकिन जो दो सेलेक्ट हुए वो पूरे सेलेक्ट हुए। तो थोड़ा सा देखो माइन्यूट डिफरेंस है, तो ये बन गई क्लस्टर सैंपलिंग। बाकी जजमेंट सैंपलिंग जो मैं बता रहा था, पर्पस जो आपकी पर्सनल बायस वाली होती है, वो क्या है भाई, जजमेंट सैंपलिंग। अब मैं बैठा हूं, मैं अपनी जजमेंट लगाऊंगा, अपनी बुद्धि लगाऊंगा कि किसे सेलेक्ट करना है। मैं सोच रहा हूं अच्छा ये बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है, इसके चेहरे पे तो तिल है, इसे सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब बताओ इसका तो मतलब कुछ नहीं हो सकता है, तो मेरी जजमेंट के हिसाब से मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये जजमेंट सैंपलिंग हो गई। कोटा सैंपलिंग, अब ये कोटा सैंपलिंग जो होती है, ये भी नाम से आप समझ सकते हो कोटा। तो ये आमतौर पे मान लो कभी कोई इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले पोलिंग होती है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज या सोशल ओपिनियन लेने के लिए कोटा बना देते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को या इस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ही सिलेक्ट करो ताकि इनका ओपिनियन जान सके। तो पहले ही फिक्स है कि भाई ये कोटा है, तो ये कोटा सैंपलिंग हो गई। बाकी कन्वीनियंस सैंपलिंग, ये देखो भाइयों, कन्वीनियंस मतलब हम अपनी कन्वीनियंस देख रहे हैं। अब मान लो मुझे घर से निकलना है कि भाई चलो किसी स्कूल में जाके ना 5 बच्चों को सिलेक्ट करना है मुझे। अब मैं देख रहा हूं घर से निकलते ये स्कूल बिल्कुल मेरे घर के पास है, तो मैं यहां चला गया, मैंने कहा यहीं से 5 बच्चे पकड़ लाऊं, कौन जाएगा उतनी दूर। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस देखी, है ना। तो मतलब ये बन गई कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो इसमें भी देख लो थोड़ा सा पर्सनल भेदभाव हो गया कि यार ये स्कूल घर के पास है तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, बेचारे वो रह गए। तो ये बन गई जी कन्वीनियंस सैंपलिंग। बाकी मिसलीनियस क्वेश्चन ये आपको अपने आप करने, क्लास में करवाए थे, एक बार देख लेना। इसमें 2-4 मतलब 3-3 नंबरी वाले छोटे क्वेश्चन हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है, आपके नोट्स में है, आपने क्लास में लिखे थे, मुझे पता है। नहीं सर हमने तो नहीं लिखे, आपको कैसे पता है? तो वेरी गुड बच्चों, नहीं लिखे थे तो नोट्स डाउनलोड कर लो, उसमें मिल जाएंगे। मतलब ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है कि ये एनएसएसओ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो क्वेश्चन है, लेकिन कुल मिलाकर चैप्टर ये है। अब जो अगले 4 चैप्टर्स है ना, वो बहुत ही सिंपल हैं, मतलब उसमें मेरे बताने की चीज बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाएंगे, लेकिन हम चैप्टर 4 से शुरू करेंगे। उसका नाम है पहले का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। भैया डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, सिंपल। तो हम इसमें सबसे पहले एक टर्म पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? देखो, क्लासिफाई करना। मान लो ये क्लास है, अब मैंने क्लास में क्या करा, मैंने कहा भाई जो बॉयज हैं वो अलग आ जाओ, जो गर्ल्स हैं वो अलग आ जाओ। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासीफाई कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो हम किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डेटा को क्या कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है सर। सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, ताकि हमारा फैक्ट जो है सिंपल फॉर्म में आ जाए, थोड़ा सा सिमिलैरिटी रहे, थोड़ा सा हम कंपैरिजन आसानी से कर सके, रिलेशनशिप पता लगा सके, एक मेंटल पिक्चर बन जाती है, और फिर टैबुलेशन करने में बड़ा आसान होता है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन करने के ऑब्जेक्टिव हो गए।
सर क्लासिफिकेशन के कुछ फीचर्स बताओ क्या होने चाहिए। तो भाई क्लासिफिकेशन जो है वो अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। अब सर ये क्या है अनएम्बिग्यूअस? एम्बिग्यूअस का मतलब होता है विडंबना, मतलब अंधेरा या धुंधलापन। तो ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा ये और ये बिल्कुल नजर आ रहा है साफ, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब देयर शुड बी नो रूम फॉर डाउट। बाकी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए कि भैया क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने, मैं कह रहा हूं जिन बच्चों का जन्मदिन 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में है वो इधर आ जाओ, और जिन बच्चों का जन्मदिन 15 तारीख से 31 तारीख तक है वो उधर चले जाओ। तो अब बेचारा जिसका जन्मदिन 16 को है, 17 को है, 18 को है, वो कहेगा सर मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, तो ये गड़बड़ हो गई बात। क्लासिफिकेशन स्टेबल होना चाहिए, मतलब कि अब नंबर बता रहा हूं मैं, तो ऐसा नहीं हो कि भाई पहले 38 में से 22 आए, फिर 81 में से 44 आए, फिर 90 में से 72 है। मैंने कहा कर लो कंपेयर, आप कहोगे सर ये कैसी बाकी बातें कर रहे हो, अब कंपैरिजन नहीं हो सकता, स्टेबिलिटी लाओ। तो फिर मैं बताऊंगा ठीक है ये लो, फिर 100 में से 61 आए, 100 में से 41 आए, 100 में से 11 आएंगे कल के एग्जाम में, तो आप कहोगे हाँ सर ये बढ़िया लग रहा है, तो ये स्टेबल हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैंने कहा मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, मतलब 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, और मैं कह रहा हूं टोटल 10 बच्चे हैं, तो आप कहोगे सर रहने दो बेकार है। तो समझ गए क्लासिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन के तरीके वेरी सिंपल है, तो इसी चार्ट में खत्म हो जाएगा। 4 तरीके हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समय के हिसाब से, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ज्योग्राफी के हिसाब से, भाई इंडिया, कनाडा, पाकिस्तान, नेपाल। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जिसमें कोई एट्रीब्यूट हो, क्वालिटी हो कोई। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जिसमें कोई वेरिएबल हो जिसको मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। जहां ज्योग्राफी आ गई तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जहां कोई क्वालिटी आ गई तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जहां क्वांटिटी आ गई तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जहां हम ईयर वाइज कह रहे हैं, टाइम के हिसाब से कह रहे हैं, तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये बेसिकली 4 एग्जांपल्स आपको जब लिखवाए थे तब समझाए थे, है ना जी। तो अब देखो इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, ज्योग्राफी की बात हो रही है तो ज्योग्राफिकल, मेल फीमेल, जेंडर की बात हो रही है तो इसीलिए हो सकता है कई बच्चा भूल जाए, तो जेंडर जो है वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, तो इसीलिए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। वेजेस की बात हो रही है, दिहाड़ी, तो ये एक न्यूमेरिक चीज है, आप मेजर कर सकते हो, वेरी करती है, तो ये एक क्वांटिटेटिव चीज है। बाकी समय आ गया तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, उसे वेरिएबल कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं जी, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होती हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। सर काउंट कर सकते हैं, यस। आपके कितने बच्चे हैं? तो 2 बच्चे हैं, काउंट कर सकते हैं ना। आपके कितने बच्चे हैं? सर 3 बच्चे हैं, काउंट कर सकते हैं। अब कोई ये तो नहीं कहेगा जी मेरे तो 2.3 बच्चे हैं, मेरे तो 3.1 बच्चे हैं, तो ये मेजरेबल है, काउंटेबल नहीं है। तो वेरिएबल काउंटेबल होता है। लेकिन जो चीजें मेजरेबल होती हैं कि सर आपकी हाइट कितनी है, कि जी 5 फुट 11.5 इंच। सर आपकी हाइट कितनी है? सर 6 फुट 3 इंच। आपका सर वेट कितना है? सर 63.25। तो ये मेजर हो रहा है, तो वो बन गया मेजरेबल कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। बाकी स्टेटिस्टिकल सीरीज, ये एक बेसिक पॉइंट है, आप पढ़ ही लोगे आगे, बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का जानता है। ये तो खैर थ्योरी के लिए है, टाइम सीरीज, स्पेशल सीरीज, कंडीशन सीरीज, है ना, समय के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से तो स्पेशल बोल दिया, कोई कंडीशन लगी है तो कंडीशन सीरीज। लेकिन हाँ मुद्दे की आपके लिए 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, वो आपको पता ही है। खाली ऑब्जर्वेशन दे रखी है तो इंडिविजुअल सीरीज, ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी है तो डिस्क्रीट सीरीज, और ऑब्जर्वेशन की जगह क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो ये है जी सीरीज। तो ये एग्जांपल्स आपको पता ही है कि कौन सा कैसा होता है। बाकी इंडिविजुअल सीरीज हम बना ही लेंगे, नो टेंशन। डिस्क्रीट सीरीज हमको आती है, नो टेंशन, बस दिखा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी के टेली मार्क्स बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहला दिया जाएगा, वेरी सिंपल, नो टेंशन। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सर ये कितने प्रकार की है? तो ये देख लो जी,
इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू वाली, ओपन एंड वाली, क्यूमुलेटिव में दो प्रकार की, लेस देन और मोर देन वाली, है ना। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है जिसमें जो हमारी अपर लिमिट है वो इंक्लूड हो रही है, जैसे 5 to 9, तो 9 जो है वो इसी लिमिट में इंक्लूड हो जाएगा। फिर 10 to 14, 14 जो है वो इसी लिमिट में इंक्लूड हो जाएगा। फिर 15 to 19, 19 जो है वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे इंक्लूसिव सीरीज। लेकिन अगर अपर क्लास लिमिट एक्सक्लूडेड है, 5 to 10, 10 to 20, 10 to 15, 15 to 20, अब 10 इसमें एक्सक्लूडेड है, ऊपर वाले में 10 नहीं आएगा। 15 इसमें एक्सक्लूडेड है, इसमें 15 नहीं आएगा, नीचे वाले में आएगा। 15 to 20 में 20 एक्सक्लूडेड है, 20 इसमें नहीं आएगा, नीचे वाले में आएगा। तो ये हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है सर। बाकी मिड पॉइंट निकल जाएंगे तो मिड वैल्यू सीरीज, ये आपको पता ही है। ओके सर। उसके अलावा ओपन एंड सीरीज, भैया अबव 30 लिख दिया तो यानी अब 30 से लेके 5000 तक भी कुछ भी हो तो ये ओपन एंड सीरीज हो गई। और क्यूमुलेटिव सीरीज, ये देख लो, बस ये अच्छे से घर से जरूर करके जाना भाइयों बहनों, इसका प्रश्न आ सकता है। क्यूमुलेटिव सीरीज दो प्रकार की है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं। तो जब हम लेस देन सीरीज बनाते हैं तो हम अपर लिमिट्स लेते हैं कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और इन्हें स्टेप बाय स्टेप जोड़ते रहते हैं। तो 4, फिर 4 + 8 12, 12 + 15 27, 27 + 20 47, 47 + 13 60, ये आ गया। और जब हम मोर देन सीरीज बनाते हैं तो फिर हम लोअर लिमिट लेते हैं, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, ये, और फिर हम पहले टोटल लिखते हैं 60, और टोटल में से ये एक एक माइनस करते रहते हैं। 60 - 4 56, 56 - 8 48, 48 - 15 33, 33 - 20 13 और 13। बस, तो ये आपका मोर देन सीरीज बन गया। बाकी सवाल करवाए थे उन्हें आप अवश्य कर लेना कि भैया लेस देन से मोर देन से लेस देन, नॉर्मल से लेस देन, नॉर्मल से मोर देन, मतलब किसी भी तरह की आपकी सीरीज वो आपसे बनवा ले। तो इन सब चीजों में आप थोड़ी सी अपनी महारत रख लेना। चलो अब अगले जो 2 चैप्टर्स हैं वो तो कुछ है ही नहीं, मतलब मुझे तो उसमें कुछ सिखाना नहीं। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बस वो आप देख लो कि क्या आ सकता है और उसके लिए क्या तैयारी करनी है। बेसिकली अब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम कहते हैं कि 4 प्रकार होते हैं। एक हो गया टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, मतलब पैराग्राफ, इसका कोई चैप्टर नहीं है। एक है सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन, इसका भी कोई चैप्टर नहीं है, जिसमें टेबल्स भी हैं, पैराग्राफ भी हैं। एक है टेबुलर प्रेजेंटेशन जो हम इसमें पढ़ेंगे, और एक है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, डायग्राम और ग्राफ, जो आप आगे भी अगले 2 चैप्टरों में पढ़ोगे। तो बेसिकली आपको इसमें टेबल बनानी आनी चाहिए। तो टेबल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्वियसली टेबल बनाने से आपका डेटा बड़ा सिंपल हो जाता है, आप कंपैरिजन कर सकते हो, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और सबसे कम जगह में सब कुछ प्रेजेंट हो जाता है। बाकी टेबल अट्रैक्टिव हो, साइज बढ़िया हो, कंपेरेबल हो, ऑब्जेक्टिव पूरा करे, क्लियर हो, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला क्वेश्चन, टेबल के कितने पार्ट्स हैं सर? देख लो कितने पार्ट्स हैं। नंबर 1 टेबल नंबर सबसे ऊपर, फिर टाइटल, ठीक है सर, फिर कैप्शंस, कॉलम्स की हेडिंग, फिर स्टब, रोज की हेडिंग, बॉडी जिसमें मेन नंबर्स आएंगे, हेड नोट अगर ऊपर कुछ लिखना है तो, फुट नोट अगर नीचे कुछ लिखना है तो, और उसके भी नीचे स्रोत, सोर्स, अगर कहीं से आपने डेटा लिया है तो। बस, तो ये अपना फोटो खींच जाओ घर से, फर्रा बना के ले जाना, या स्क्रीनशॉट ले लो अभी। टेबल नंबर ये रही, टाइटल यहाँ आ गया, हेड नोट अगर कुछ लिखना है कि भाई जैसे रुपी इन थाउजेंड्स, वो, रोज की हेडिंग स्टब, कॉलम की हेडिंग कैप्शन, हो सकता है उसके अंदर सब कैप्शंस हो, जो मेन नंबर्स लिखे हुए हैं ये बॉडी, उसके बाद टोटल तो चलो कर ही लोगे, ये सब नाटक, नीचे टेबल के फुटनोट, और उसके भी नीचे सोर्स। तो ये है जी टेबल के पार्ट्स। बस, बाकी टाइप्स ऑफ टेबल जो है वो थ्योरी में पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जनरल पर्पस है, मतलब आपको कुछ ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए। स्पेशल पर्पस है कि भाई आपको पता है मेरा तो यही काम है, ये स्पेसिफिक काम के लिए टेबल बना रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, प्राइमरी टेबल अगर डेटा ओरिजिनल है, डेरिवेटिव टेबल जिसमें आप मतलब कुछ डिराइव करते हैं, कुछ रेशियोज निकालते हैं, 12th में पढ़ोगे थोड़ा सा। बाकी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सिंपल टेबल जिसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, या कॉम्प्लेक्स टेबल जिसमें मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो खैर आपसे तो वो टेबल बनवाएगा,
वो काम करना है। तो बेसिकली हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में करवाया था, इस तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बस तो देख लो और कुछ नहीं है। वो कहानी बताएगा कि इतने शहर में इतने मर्द हैं, इतने कॉफी पी रहे हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतनी कॉफी नहीं पी रही हैं, दूसरे शहर में इतने मर्द हैं, इतने कॉफी नहीं पी रहे हैं, उतनी महिलाएं कॉफी पी रही हैं। कह रहा है चलो अब मेरे को बना के दिखा दो कि कैसे है टेबल। तो आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा इसको एनालाइज करना है ना, मतलब कि भाई जो उसने बात बताई, तो शहर बांट लिए ए और बी, उसमें कितनी महिलाएं कितने पुरुष, कितनी महिलाएं कितने पुरुष, फिर कितने महिलाओं में कितने कॉफी पीने वाले कितने नहीं पीने वाली, इस तरह से मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करना है। और फाइनल सॉल्यूशन जो है वो आपका इस तरह का एक टेबल बन जाना है जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो दिस इज योर टैबुलर प्रेजेंटेशन। बस, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपकी टेबल बन जाएगी बस। तो इस चैप्टर में तो यही है। अब इसके बाद अगला है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो सर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या करना है, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन 1 डायमेंशन हो सकते हैं, 2 डायमेंशन हो सकते हैं, 3 डायमेंशन हो सकते हैं। हालांकि 3 और 2 डायमेंशन हमको ऐसे कोई बनाने नहीं है मेनली तो, लेकिन हाँ जो 1 डायमेंशन डायग्राम्स होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं जो हम अभी थोड़ा देखेंगे। बाकी डायग्राम्स की और ग्राफ्स की अपनी इंपॉर्टेंस है भाई, ये ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, कंपैरिजन करना और आसान होता है और बहुत सिंपल होते हैं, और इनको पूरी दुनिया में मतलब यूनिवर्सल माना जाता है। बाकी डायग्राम्स की कुछ जनरल रूल्स ध्यान रखने, हेडिंग्स अवश्य देनी है, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में हाइट और विड्थ बनानी जरूरी है, स्केलिंग करना डायग्राम्स पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। तो जो 6 टाइप के डायग्राम है बस आप उनको अच्छे से करके जाना। इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन कोई आएगा तो आएगा, आपसे डायग्राम पूछ लेगा, तो वो देख लो कि डायग्राम क्या होते हैं। बार डायग्राम सिंपल, तो ये रही बच्चों जी, बिल्डिंगें बना दी आपने, जो वैल्यू दे रखी है उतनी ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। उसमें हॉरिजॉन्टल वाली बनानी हो सिंपल बार डायग्राम में तो बिल्डिंगें ऐसी बन जाएंगी। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो आपको डेटा दिया ही होगा, बस ये बनाना है चित्र। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम का फंडा समझ लो क्या होता है। बार एक ही होगा, अब उस बार में हो सकता है थोड़ा सा पोर्शन अलग ढंग का, थोड़ा सा पोर्शन अलग ढंग का, थोड़ा सा पोर्शन अलग ढंग का। वो हम किसी भी बेसिस पे कर रहे हैं कि भाई ये हिंदी के नंबर हैं, फिर ये मैथ्स के नंबर हैं, ये अंग्रेजी के नंबर हैं। तो बार एक ही है, मतलब बच्चा एक ही है, उसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसी को हम मल्टीपल बार डायग्राम भी बना सकते हैं कि भाई बच्चा एक ही है लेकिन हिंदी के नंबर अलग बार, फिर चिपका के अंग्रेजी के नंबर अलग बार, फिर चिपका के मैथ्स के नंबर का अलग बार बना दिया। तो ये बन गए मल्टीपल बार डायग्राम। अच्छा, परसेंटेज बार डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको प्रतिशत दे रखी होंगी या नहीं दे रखी होंगी तो आपको निकालनी भी पड़ सकती है, लेकिन जो डायग्राम बनेगा वो होगा प्रतिशत में। तो ये नजर देखो आएगा सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह, सबकी ऊंचाई होगी 100%। तो देखो ऊंचाई तीनों की बराबर है क्योंकि 100% है, लेकिन इसमें 70 ये 30 ये, इसमें मतलब 50 ये 50 ये, उसमें 50 वो 50 वो, जिसमें जो होगा वो होगा। लो तो ये है प्रतिशत के हिसाब से परसेंटेज बार डायग्राम। फिर एक नाटक ब्रोकन बार डायग्राम। सर ये क्या है, बार टूट गया बीच में से? हाँ, क्यों टूट गया सर? भाई इस बच्चे के 5 नंबर हैं, इस बच्चे के 8 नंबर हैं, इस बच्चे के 4 नंबर हैं, एक आ गया टॉपर 99 नंबर। अब भाई अब बना लो उसका 99 तक बार, वो तो फिर स्क्रीन भी छोटी पड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नाटक कर देते हैं, बार को तोड़ देते हैं और ऊपर लिख देते हैं 99 कि भाई मतलब देखने वाला समझ जाए कि ये 99 तक का बार है। तो इसको बोल दिया ब्रोकन बार डायग्राम। अब जो एग्जाम में आएगा देख लो, डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम में एक या दो ही क्वेश्चन है, बस उसको कर जाना जो मैंने भी करवाए। फंडा ये है कि इसमें हो सकता है कोई वैल्यू पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो। सिंपल, पॉजिटिव है बार ऊपर की तरफ, नेगेटिव है बार नीचे की तरफ। तो आमतौर पे इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव में प्रॉफिट या लॉस होता है। तो प्रॉफिट है तो पॉजिटिव फिगर्स, लॉस है तो नेगेटिव फिगर। तो ये बन गया आपका डेविएशन बार डायग्राम। ठीक है जी। बाकी पाई डायग्राम आपने बचपन में भी बनाया था, वो वैसे ही बनता है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें जो भी वैल्यू दे रखी होंगी उनको पहले हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360, तो बस डिग्री आ जाएगी। फिर आप अपना एक गोला बनाओगे, तो वो तो सबको पता ही है, पूरा गोला मतलब 360 डिग्री,
और उसमें जो वैल्यू जितने डिग्री की है वो उतने डिग्री का बन जाएगा। तो इस तरह का आपको रंग बिरंगा पाई डायग्राम नजर आ जाएगा। बस, तो ये है आपके डायग्राम। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे क्लास में वो आप कर लेना, 2 छोटे से क्वेश्चंस थे, 2-3 बस, है ना। तो वो आपसे इसमें डायग्राम ही पूछेगा, तो या तो डेविएशन बार डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, या परसेंटेज बार डायग्राम जैसा ये था वो आपसे पूछ सकता है। ये देखो डेविएशन बार डायग्राम का एक क्वेश्चन करवाया था ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो बस इन दोनों को फोकस कर लेना, बाकी और कुछ भी नहीं। अब इस लॉट का आखिरी चैप्टर मतलब प्रेजेंटेशन वाले का, सर ग्राफिक प्रेजेंटेशन। हाँ जी, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ मेनली पढ़ते हैं, मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से जो 5 तरह के होंगे, तो इसमें हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन करेंगे। तो सर ग्राफ कैसे बनता है? तो पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस ऐसे है, एक्स एक्सिस ऐसे है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ वाई नेगेटिव है ना। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिका। तो ये तो एक बेसिक ग्राफ का ढांचा है। बाकी अब कौन से ग्राफ हैं? तो सबसे पहला है जी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसा होता है देखने में? बिल्कुल बार डायग्राम की तरह होगा, लेकिन बिल्डिंगें चिपकी हुई होंगी, क्योंकि क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और उनकी जितनी फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी के बराबर के ये बिल्डिंगें बन जाएंगी चिपक चिपक के। तो ये हो गया हिस्टोग्राम। मिड पॉइंट्स अगर दे रखा है तो पहले उसको कन्वर्ट कर लोगे और फिर हिस्टोग्राम बना दोगे। ये हो गई स्टोरी। इसके अलावा कई बार आपको इस तरह के क्यूमुलेट क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं कि भाई शुरू में गैप 5-5 का है, फिर 10 का हो गया, फिर 20 का हो गया, तो हम इन फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हिस्टोग्राम का नजारा देखो ऐसा होगा। यानी कि जब 5-5 का गैप है तो देखो गैप भी कम, 10 का गैप है तो बिल्डिंग चौड़ी हो गई, 20 का गैप है तो बिल्डिंग और चौड़ी हो गई। तो मतलब ये आपकी इस तरह से हिस्टोग्राम बन जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, है ना। तो ये भी आपको देखो क्लास में करवाया था। बाकी कई बार इंक्लूसिव सीरीज दे देता है तो हम उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हिस्टोग्राम बना देंगे। तो बेसिकली हिस्टोग्राम मतलब चिपकी हुई बिल्डिंग है। फिर है लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इस बार बिल्डिंग नहीं बनानी, बिंदियां बनानी है जितने लेवल तक वो हैं, और लाइनें बनानी है, लाइनें खींच दी। तो बिल्डिंगें नहीं है इस बार, लाइनें हैं, तो इसको बोल देते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा जी, तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये हिस्टोग्राम के साथ भी हो सकता है, बिना हिस्टोग्राम के साथ भी हो सकता है। अगर तो देख लो हिस्टोग्राम के साथ है तो कैसा होगा, पहले बिल्डिंगें बनी होंगी हिस्टोग्राम वाली, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मिड पॉइंटों पर बिंदियां लगा देंगे। जो जो भी हिस्टोग्राम है उनकी चोटी के बिल्कुल बीच के बिंदु पर एक बिंदु लगा देंगे और ये सारे बिंदु जोड़ देंगे। तो ये जो देख रहे हो आप कर्व, ये बन जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। एक बार विदाउट हिस्टोग्राम भी देख लो, फिर प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। विदाउट हिस्टोग्राम में बस बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, कर्व कर्व दिखाई देगा। तो बिल्डिंगों के साथ तो विद हिस्टोग्राम, बिना बिल्डिंगों के तो विदाउट हिस्टोग्राम। बाकी बिल्डिंगों के साथ वाले में ये प्रॉपर्टी देख लो क्या है, एरिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया इंक्लूडेड अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये याद कर लेना, 1 नंबर का हॉट क्वेश्चन आएगा, बाकी समझाने के लिए बता दिया था। जो आप हरा वाला एरिया देख रहे हो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंडर में है ना, अंदर अंदर आ रहा है। और जो आप पर्पल एरिया देख रहे हो, पर्पल वाला, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बाहर है लेकिन हिस्टोग्राम में कवर हो रहा है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। मतलब इस चित्र में हरा और पर्पल दोनों का एरिया बराबर है, ये प्रॉपर्टी है ना। सर फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? वो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह है, बस उसमें स्केल से लाइन खींच रहे थे आपस में जोड़ के। इसमें हम स्केल से नहीं खींचेंगे, फ्री हैंड, ओ बस बिंदी यूं यूं करके जोड़ दी, बस फ्री हैंड, स्केल से नहीं जोड़नी। अगर यही बिंदिया में लाइन स्केल से जोड़ता तो वो फ्रीक्वेंसी मतलब पॉलीगॉन होता। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व, हाथ फ्रीली चलाना है, तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम ऑजाइव्स बोलते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी थी ना, 2 टाइप की है, एक लेस देन वाली, एक मोर देन वाली। तो बस हमें लेस देन वाली निकालनी है, मोर देन वाली निकालनी है, इन्हें प्लॉट करके कर्व बनाना है। तो मान लो एक कर्व ऐसा बन गया लेस देन वाला, एक ऐसा बन गया मोर देन वाला, तो इसे लेस देन ऑजाइव बोल दिया, इसे मोर देन ऑजाइव बोल दिया। बाकी मजेदार बात यह है
कि अगर आप दोनों लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव को एक ही चित्र पे बना दोगे, मतलब एक ही डायग्राम पर बना दोगे, तो जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे उस वैल्यू को आप मीडियन कहते हो। तो ये पूछ भी सकता है और प्रॉपर्टी ये पता भी होनी चाहिए, बस। तो ये बन गया ओजाइव। तो ये आपसे चित्र बनवा सकता है। बाकी टाइम सीरीज के ग्राफ आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो हमने वैसे ही कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लिया था। टाइम सीरीज मतलब समय होगा, तो अगर एक ही वेरिएबल है तो बस जो भी वैल्यू है वो बन गई, मल्टीपल वेरिएबल है तो जो भी वैल्यू है दो दो की वो बन गई। तो ये बेसिकली हो गया पूरा ग्राफ का समापन। अब जो बच्चों हमारे चैप्टर्स हैं ना, उसमें बेसिकली सिर्फ फॉर्मूले आपको याद करने है ना, तो उसकी डिटेल एप्लीकेशन तो अभी नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि अब जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे हैं हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल, यानी कि उसमें आपको क्वेश्चंस ही आपसे पूछेगा, थ्योरी नाम मात्र को ही आएगी। तो उनके लिए तो मेन आप कोशिश करना कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले याद रखने। बट हम पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीडियन जो है उसके बारे में। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब तो ये बताया था कि भाई बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली सिंगल वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, है ना। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं कि भाई इससे सिंपल हो जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स डाटा कंपैरिजन कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, है ना। अब जो ये सेंट्रल टेंडेंसी है बेसिकली, इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए। अब जैसे यहां पर आप देखो कि भाई जैसे मान लो ये हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में से हमने कुछ सैंपल्स लिए, ये सैंपल, ये सैंपल, ये सैंपल, लेकिन अलग अलग सैंपलों से जब हम एवरेज निकाल रहे हैं मान लो, तो वो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये फ्लक्चुएशन सबसे कम हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ द सैंपल। तो हम इसीलिए एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें बेसिकली फ्लक्चुएशंस कम हो। तो तीन तरह के मेजरमेंट्स होते हैं वैसे तो, एक को बोलते हैं मेजर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, और एक है मेजर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, ये तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। तो खैर हम तो मेजर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की ही बात करते हैं कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के मेजर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या हो सकते हैं। तो तीन ही है आपके कोर्स में, एक होता है जी मीडियन, एक होता है मीन मतलब मीन, मीडियन, और एक होता है जी मोड। मीडियन और मोड को पोजिशनल एवरेज कहते हैं और मीन को कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज। तो हमें इसमें मीन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो तीन तरह की सीरीज हो सकती हैं और तीनों ही तरह की सीरीज में अमूमन चार तरह के या तीन तरह के आपके मेथड्स हो सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, या स्टेप डेविएशन मेथड। तो बस आपको फॉर्मूले सबके पता होने चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसका एक क्वेश्चन कर लेना। शॉर्टकट मेथड क्या है, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। a मतलब एज्यूम्ड मीन और d मतलब होता है डेविएशन, उसका सम लेना है आपको। तो डेविएशन कैसे, आपने x में से a को माइनस करा, a मतलब एज्यूम्ड मीन को, तो आपके डेविएशंस आ गए, तो उनको जोड़ दोगे तो ये आ गया सिग्मा डी, है ना। तो आप स्क्रीन पर खुद देखते रहो, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उनको एक बार ऊपर से गो थ्रू कर जाना। तो यही फॉर्मूला है। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। डी डैश कहने का मतलब ये भी डेविएशंस का ही सम है, लेकिन हम इसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे और वही सी होगा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हमने डेविएशन निकाले -20, 0 और -10, अब हम इसमें एक कॉमन फैक्टर ले लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। वो कॉमन फैक्टर है 10, 10 से डिवाइड कर दिया तो ये डी डैश बन गया। बस फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मजेदार बात इसमें ये होती है कि सेम क्वेश्चन तीनों मेथड से सेम आंसर देगा। तो बस ये हो गया जी। इसी तरह डिस्क्रीट सीरीज होगी तो यानी आपको साथ में फ्रीक्वेंसी चिपका देगा, तो कोई बात नहीं। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो मीन का आंसर देखो आ रहा है 35। शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो पता ही है आपको, सिग्मा एफ डी का मतलब है पहले डेविएशन निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी आ जाएगा। आंसर देखो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सेम ही आएगा 35। और स्टेप डेविएशन मेथड सेम फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी डैश। अब d डैश क्या होगा, वही कहानी, हम d निकाल लेंगे
और फिर इसको एक किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, वही सी बन जाएगा। तो जैसे इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, कॉमन फैक्टर 10 है, तो ये डी डैश बन गया। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा आंसर 35 ही आएगा सेम। तो ये बन गया डिस्क्रीट सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, एम का मतलब है मिड पॉइंट्स, तो आप एफ ले लोगे एम ले लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, सिग्मा एफ एम आ गया, तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ मीन आ गया। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला वही सेम है, डिस्क्रीट वाला ही, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी मतलब आपको पता ही है अब डेविएशंस, तो इस बार हम डेविएशन मिड पॉइंट से लेंगे और फिर एफ डी से, मतलब एफ डी मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला वही सेम। तो आपका आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट मेथड से आया था। और स्टेप डेविएशन मेथड वो भी सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट की तरह, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो डी डैश क्या है कि आपने जो डी निकाला उसे किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया और वही आपका सी बन गया। तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आ गया डी डैश, और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आंसर देखो सेम आ जाएगा 6। तो बेसिकली 3 तरह की सीरीज, 3 तरह के फॉर्मूले, यानी कि 3 इंटू 3 टोटल 9 तरह के वैरायटी के सवाल पूछ सकता है, लेकिन आपको फॉर्मूला बस याद रखना है। एप्लीकेशन इन सारे सवालों में देख ही लिया आपने। अब आते हैं मीडियन और मोड पर। तो देखो पहले मीडियन, मीडियन का मेनली काम ये होता है कि वो सारी ऑब्जर्वेशन को अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा दें, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो वो बिल्कुल उसको बीच से काट देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है, देखो इंडिविजुअल सीरीज है, आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, सबसे पहले नियम बनाना है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें सेट कर लो। बस ऑर्डर में सेट करने के बाद आपका फॉर्मूला है मीडियन का n+1/2th आइटम। तो 8+1/2th आइटम मतलब 4.5th आइटम। तो 4.5th आइटम जो है वो आपको लेना पड़ेगा, 4.5 आंसर नहीं है। तो 4.5th आइटम का मतलब है कि जो 4th आइटम है और जो 5th आइटम है इनके बीच में, तो इनके बीच में निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4th आइटम को ले लोगे जो कि 5 है, 5th आइटम को ले लोगे जो कि 6 है, और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका मीडियन का आंसर आ गया 5.5। इसी तरह मान लो आपको दे रखा है ये जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस, तो आप फिर से क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे फॉर्मूला n+1/2th आइटम। तो इसमें जैसे निकला 4th आइटम, तो सीधा सीधा 4th आइटम ले लोगे, तो ये आपका आंसर आ गया 7 मीडियन। तो ये है इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या करना होता है, हमें फ्रीक्वेंसीज जो दे रखी हैं उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो तो आपको पता ही है कैसे निकालनी है। फिर हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2th आइटम, यानी सेम फॉर्मूला, n मतलब जो भी टोटल है +1/2th आइटम, ये आया 50th आइटम। अब बच्चा यही नाचना शुरू कर देता है, वो आंसर आ गया 50, चलो चलो, नहीं, आपको ये चेक करना है कि ये 50 आइटम मतलब 50 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो ये 50 जो है ये किस में लाई करेगा, 2 में नहीं, 10 में नहीं, 26 में नहीं, 52 से ये छोटा है तो ये 52 में लाई करेगा। तो 52 के सामने जो वैल्यू है, दिस इज योर मीडियन, तो आपका मीडियन का आंसर होगा 40। तो 40 इज योर मीडियन, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह एक और एग्जांपल था, वो तो सॉल्व करने के लिए हमने करा था, n+1/2th आइटम 40.5th आइटम, तो ये आंसर नहीं है, तो आपको देखना है किस में लाई करेगा, इस वाले CF में लाई करेगा, तो उसके सामने जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो आपकी मीडियन होगी, तो मीडियन का आंसर हो गया 80। तो ये है डिस्क्रीट सीरीज। अब आते हैं इसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे, आखिरी तरह की सीरीज। इसमें क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, फंडा इसमें मोटा मोटा सेम ही है। तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है स्टेप 1 n/2th आइटम चेक करते हैं। तो हमने n/2th आइटम करा, वो आया 16th आइटम। तो 16th आइटम देखेंगे कौन से CF में लाई करा, वो इसमें लाई करा, तो उसके सामने अब कोई ऑब्जर्वेशन तो मिलेगी नहीं हमें, क्लास इंटरवल मिल जाएगा। तो इसे हम कहेंगे मीडियन क्लास, मतलब मेरा मीडियन इसके बीच में कोई ना कोई होगा, 20 to 30 के बीच में, इसका मतलब मेरा मीडियन का आंसर आएगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का, L+n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू I। तो बस ये देख लो कि ये क्या है, L मतलब लोअर लिमिट 20, CF मतलब प्रीसीडिंग वाले, मतलब
ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 10, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी उसी वाली क्लास की यानी कि 10, और आई मतलब क्लास लेंथ वो भी इत्तेफाक से 10। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा 26, मतलब इस एग्जांपल में। मोड, सर मोड क्या होता है? मोड होता है जी वो आदमी जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो आप ऐसी देख के बता दोगे कि भाई ये ऑब्जर्वेशंस है, तो इसमें कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ? 3। इसी तरह डिस्क्रीट सीरीज में, उसमें आप फ्रीक्वेंसी देख के बता दोगे कि भाई कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई? सर ये 21 बार रिपीट हुई, तो 225 इज मोड। और इसी चीज को अगर ग्रुपिंग मेथड से करना हो, यानी कि डायरेक्टली ना बताना हो और ग्रुपिंग करके बताना हो, तो उसके स्टेप्स याद रखना। ग्रुपिंग मेथड में हमें टोटल जो दे रखा होता है उसके बाद 5 कॉलम्स और बनाने पड़ते हैं। तो इसमें टोटल हम फ्रीक्वेंसी को मिलाकर 6 कॉलम्स बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें है उसको हाईलाइट कर लिया, फिर दो दो की क्लबिंग करते हैं और फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, हाईएस्ट वाले को फिर हाईलाइट कर लिया, फिर एक छोड़कर दो दो की क्लबिंग करते हैं, फिर हाईएस्ट वाले को हाईलाइट कर लिया, फिर उसके बाद हम तीन तीन की क्लबिंग करते हैं और फिर हाईएस्ट वाले को हाईलाइट कर लिया, फिर हम एक को छोड़कर तीन तीन की क्लबिंग करते हैं, फिर हाईएस्ट वाले को हाईलाइट कर लिया, फिर दो को छोड़कर तीन तीन की क्लबिंग करते हैं और फिर हाईएस्ट वाले को हाईलाइट कर लिया। तो इसके स्टेप्स याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर जो मैंने बोला रिवीजन में फास्ट तरीके से इसके स्टेप्स लिखवा रखे थे, दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहले फ्रीक्वेंसी के हाईएस्ट को हाईलाइट कर लिया, फिर उसके बाद दो दो का ग्रुप बना लिया, फिर एक को छोड़कर दो दो का ग्रुप बना लिया, फिर उसके बाद तीन का ग्रुप बना लिया, फिर एक को छोड़कर तीन का ग्रुप बना लिया, फिर दो को छोड़कर तीन का ग्रुप बना लिया और सब में हाईएस्ट को मार्क कर लिया। फिर आपको एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी कि भाई जो वो 5 कॉलम्स थे आपके, मतलब फ्रीक्वेंसी को मिलाकर 6, उन 6 कॉलमों में जो भी आपने हाईएस्ट को हाईलाइट करा था वो किन किन के सामने था। तो इसके सामने, इनके सामने, इनके सामने, इनके सामने, इनके सामने, इनके सामने। तो फिर आप देखोगे कि भाई सबसे ज्यादा कौन है, तो जो इसमें सबसे ज्यादा होगा ना उस ऑब्जर्वेशन को मोड कहेंगे। तो इसे बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा एग्जाम के लिए याद रखना। बाकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपका खेल मोटा मोटा सेम होता है। पहले हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होंगी, तो हमें सीधा मोड का फॉर्मूला लगाना है, वो आप यहां देख लो। हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को मार्क कर लेंगे, इसको बोल दिया F1, इससे पहले वाले को बोल देंगे F0, इसके बाद वाले को बोल देंगे F2, और इसके सामने ये जो क्लास है 20 to 30 इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। तो मतलब मेरा मोड इसके बीच में लाई करेगा। और ये है जी मोड का फॉर्मूला, जो आपको या तो याद करके जाना है या अपने मौजे में फर्रा छुपा के लेके जाना है। L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 डिवाइड माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आई मतलब क्लास लेंथ। अगर डिनोमिनेटर इत्तेफाक से 0 या नेगेटिव हो जाए तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल लेंगे। फिर फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय मॉड के अंदर F1 माइनस F0 प्लस मॉड के अंदर F1 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले का खेल है। बाकी फिर आप वैल्यूज पुट कर दोगे, तो वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसमें ग्रुपिंग मेथड का खेल है। जैसे स्टेप सिखाए थे वो 6 कॉलम्स बना लिए, फिर एनालिसिस टेबल बना ली, उससे पता लग गया कि किस में सबसे ज्यादा है, उसको बोल देंगे मॉडल क्लास। फिर मॉडल क्लास आने के बाद आपका फॉर्मूला सेम है। अब इसमें देखना मजेदार बात, इसमें जब हम डिनोमिनेटर पुट कर रहे थे तो वो नेगेटिव आ गया, तो इसीलिए फॉर्मूले को चेंज करना पड़ा। तो अब हमें रिवाइज फॉर्मूला ये वाला लगाना पड़ा, और ये फॉर्मूला जब लगाया तब हमारा मोड का सही असली आंसर निकला। तो ये है मेरे दोस्तों मीडियन और मोड, 3 तरह की सीरीज, सब में फॉर्मूले। मोड में थोड़ा सा ग्रुपिंग मेथड ध्यान से कर जाना, उसका क्वेश्चन पूछ सकता है। अब है बच्चों हमारा अगला चैप्टर कोरिलेशन। सर कोरिलेशन का मतलब? कोरिलेशन का मतलब रिश्ता। अब रिश्ते को मेजर करेंगे तो बस ये चैप्टर बन जाएगा। तो इसमें देखो, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है प्राइस और डिमांड का रिश्ता कैसा है, इनवर्स। आपने पढ़ा है प्राइस और सप्लाई का रिश्ता कैसा है, डायरेक्ट। तो रिश्ता आप पहले भी पढ़ चुके हो।
लेकिन इस रिश्ते को जब हम न्यूमेरिकली मेजर करते हैं तो ये चैप्टर बन जाता है, इसको बस कोरिलेशन कह देते हैं। तो बेसिकली कोरिलेशन जो है उनकी डिग्री सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि भैया दो लोगों का रिश्ता जो होगा उसमें क्या वैल्यू निकल सकती है। तो अगर हम नेगेटिव की बात करें तो परफेक्ट नेगेटिव रिश्ता होता है -1 वैल्यू वाला, और परफेक्ट पॉजिटिव रिश्ता होता है +1 वाला। ठीक है सर। सर अगर 0 है वैल्यू तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अब सर 0 से लेकर 0.25 किसी भी तरफ अगर रिश्ते की वैल्यू है तो हम कहेंगे लो इंटेंसिटी है रिश्ते की। 0.75 तक है तो हम कहेंगे मॉडरेट इंटेंसिटी है, और 0.75 से 1 के बीच में है, चाहे इधर की तरफ चाहे उधर की तरफ, तो हम कहेंगे हाई इंटेंसिटी है इनके कोरिलेशन की। तो ये बेसिकली कोरिलेशन की डिग्रीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। तो मोटा मोटा एक इसमें सिंपल बात ये बन गई कि -1 से लेकर 1 तक ही इसका आंसर हो सकता है। तो R की वैल्यू यानी कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब कोरिलेशन को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं आपके लिए, 3 कोर्स में बातें हैं। नंबर 1 है स्कैटर डायग्राम, जो बहुत ही सिंपल थ्योरी है। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल पियर्सन का मेथड, और नंबर 3 है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन निकालने का तरीका। तो स्कैटर डायग्राम तो बस आप ऐसे ही देख लो। अगर डायग्राम कुछ ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसमें आपको लग रहा है थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर बन जाए तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे बन जाए डाउनवर्ड स्लोपिंग तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और जिसमें ऐसा कुछ अजीब सा बन जाए, गोल मटोल लट्टू बन गया, मोगली का ये चक्कू बन गया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आप कह दोगे कि भाई नो रिलेशन है, यानी R = 0 है। तो ये बेसिकली है स्कैटर डायग्राम। अब उसके बाद ये छोटा सा एग्जांपल हमने करा था बेसिकली। अब कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन निकालने का तरीका, उसमें वैसे तो 4 मेथड्स होते हैं, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन आमतौर पे आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन इसी का ज्यादा आता है, या आपसे वो कहेगा भी नहीं कि कौन से मेथड से निकालना है, तो भी आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। सबके अपने फॉर्मूले हैं, एक बार बस वो आप देख लो। एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का अंडर रूट। यहां पर छोटे x का मतलब है x माइनस एक्स बार, और छोटे y का मतलब है y माइनस वाई बार। y बार और x बार मतलब मीन है ना। तो यहां पर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन करा था, आप बस वो फटाफट देख लो। x की कुछ वैल्यूज हैं, y की कुछ वैल्यूज हैं। तो x की वैल्यूज से हमने x बार का आंसर निकाला पहले, y की वैल्यूज से y बार का आंसर निकाला हमने, सिंपल। फिर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, x माइनस एक्स बार यानी कि छोटा x, वो वैल्यूज आ गई, x में से x बार की वैल्यू को माइनस करके, फिर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया छोटे x का स्क्वायर। फिर सेम काम हमें y के लिए करना है, तो हमने निकाला छोटा y यानी y माइनस वाई बार, तो ये वैल्यूज आ गई। फिर इनका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया y स्क्वायर, और लास्ट कॉलम हमें बनाना है एक्स वाई यानी कि छोटे x और छोटे y को मल्टीप्लाई करना है। फिर इस सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है, तो आपके R की यानी कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसमें आई 0.92, तो क्योंकि 0.92 आई तो हमने कहा हाई इनकी इंटेंसिटी है, तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको मतलब कोई नाटक नहीं करना, लेकिन इसका फॉर्मूला फिर बड़ा है क्योंकि डायरेक्ट है ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर x बार और y बार फ्रैक्शन में है तो ये फॉर्मूला, तो आमतौर पे आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाने को मिलेगा, और जब x बार और y बार फ्रैक्शन में नहीं है तो आपके एग्जाम में बच्चों यही फॉर्मूला ज्यादा चलेगा। तो सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार होल डिवाइडेड बाय पहला अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर इंटू सेम काम y के लिए अंडर रूट में सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार का स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपको बेसिकली इसमें x और y दे रखे होंगे, तो पहले आप x का स्क्वायर कर लो सिंपल, फिर y का स्क्वायर कर लो सिंपल, और x और y को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया एक्स वाई बस। फिर आप फॉर्मूले में इजीली पुट कर दोगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो तो पहली शर्त है ही, नहीं तो फिर फर्रा जिंदाबाद। और फिर वैल्यूज पुट करके आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो जैसे इसमें नेगेटिव 0.949 आ रहा है तो हमने कह दिया नेगेटिव कोरिलेशन, और हाई इसलिए लिखा क्योंकि 0.75 और 1 से बीच में आ रहा है। तो ये बेसिकली हो गया डायरेक्ट मेथड। सेम चीज हम एज्यूम्ड मीन मेथड में करते हैं, इसमें डेविएशन निकालते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला है, तो बस आप एक बार फॉर्मूला देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल जो हमने क्लास में करा था, अगर लगे तो टाइम है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये वैसे नहीं कहेगा, आपसे डायरेक्ट मेथड ही कर लो, वही आपके लिए सफिशिएंट है ना। बाकी स्टेप बता देता हूं। इसमें हम डेविएशन निकालते हैं, यानी कि बीच में डी आ जाता है, तो जो हमने छोटा x पहले वाले मेथड में निकाला था, बस इसमें छोटे x की जगह बोल देंगे dx, इसी तरह छोटे y की जगह dy, तो फिर बन गया dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर और dx इंटू dy। तो अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है पहले वाले की तरह, बस x की जगह dx है और y की जगह dy है ना। बाकी ये फॉर्मूला है अदरवाइज, तो ये भी आप देख सकते हो। और फिर हमने करा था लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें dx और dy की जगह है dx डैश dy डैश, यानी कि इसमें हम कॉमन फैक्टर से और डिवाइड कर देंगे, वो कॉमन फैक्टर c बन जाएगा। तो ये बेसिकली सेम स्टेप्स के साथ फॉलो किया जा सकता है। अब जो तीसरा मेथड है वो एग्जाम में अगर आया तो वो सिंपल है, वो आप अच्छे से देख लो। इसको बोलते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, यानी कि ये पूरा का पूरा रैंक्स पर बेस्ड होगा। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया था कि भाई मान लो कंटेस्टेंट्स हैं, वो डांस कंपटीशन में गए 11 बच्चे, तो जज 1 हर बच्चे को अपने हिसाब से रैंक देगा, जज 2 हर बच्चे को अपने हिसाब से रैंक देगा। तो हम क्या करते हैं, दो जजेस की रैंक्स का डेविएशन निकालते हैं या डिफरेंस निकालते हैं, जिसको बोलते हैं डी। 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, तो ये डी आ गए। फिर हम इन डी का करेंगे स्क्वायर, तो डी स्क्वायर आ गया। और फिर बस एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, 1 माइनस 6, ये स्टैंडर्ड है 6 ही रहेगा, इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, वो 20 है, डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। एन आपको पता है, मतलब कितने बच्चे थे, 11 बच्चे थे, n की जगह 11 पुट करा, सॉल्व करा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगर रैंक्स नहीं दे रखी सर सवाल ने तो कोई बात नहीं, रैंक आप निकाल लो। मान लो ये 5 बच्चे हैं, ये उसके अकाउंट्स के नंबर हैं 5 बच्चों के, ये इकोनॉमिक्स के नंबर है, तो आप नंबर को देख के रैंक निकाल सकते हो। तो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स की रैंक क्या बन गई, ये बच्चा रैंक 1, ये बच्चा रैंक 2, ये बच्चा रैंक 3, ये बच्चा रैंक 4, ये बच्चा रैंक 5। इसी तरह इकोनॉमिक्स के मार्क्स देख के रैंक निकाल लो, ये बच्चा रैंक 1, ये बच्चा रैंक 2, ये बच्चा रैंक 3, ये बच्चा रैंक 4 और ये बच्चा तो रैंक 5। उसके बाद सेम स्टेप्स, डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे और फिर सेम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। तो बेसिकली कोरिलेशन में आपको बस इतनी बातें करके जानी। अब है बच्चों हमारा आखिरी चैप्टर एग्जाम के लिए, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। इसकी वेटेज आप मानो 3 से 4 नंबर की है, अगर आपसे इंडेक्स नंबर के बारे में कुछ पूछता है तो, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर के बारे में आपसे क्या बातें पता होनी चाहिए, क्या पूछ सकता है कि इंडेक्स नंबर जो है पूरा चैप्टर, ये बेसिकली इंडेक्स नंबर जो होते हैं हम परसेंटेज में डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बाकी ये कंपैरिजन करने में बहुत मदद करते हैं और ये अपने आप में कुछ स्पेशल एवरेजेस होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि इंडेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि इसमें हम कौन से प्राइस लेते हैं जो होलसेल मार्केट के होते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें हम कौन से प्राइस लेते हैं जो रिटेल मार्केट के होते हैं, यानी कि जो आम जीवन में हम और आप दुकान से जाके सामान खरीदते हैं। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी बोलते हैं। इसमें हम कौन सी चीजें लेते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रियों में कितना प्रोडक्शन हुआ, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर इंडेक्स नंबर निकालते हैं। तो आमतौर पे ये 3 बहुत ही प्रचलित इंडेक्स नंबर हैं, WPI, CPI और IIP। तो ये हो सकता है 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। दूसरी चीज, इंडेक्स नंबर कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर 2 तरह से बनाए जा सकते हैं। एक को बोलते हैं अनवेटेड, यानी जिसमें सिर्फ प्राइस का यूज होगा, क्वांटिटी का यूज नहीं होगा। और एक को बोलते हैं वेटेड, जिसमें प्राइस भी होगी और क्वांटिटी भी होगी। तो एग्जाम में तो यही इंपॉर्टेंट है। अब दोनों ही तरह के, यानी चाहे अनवेटेड हो चाहे वेटेड हो, उसमें सिंपल एग्रीगेट या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये 2 तरीके हो सकते हैं। तो जैसे ये है सिंपल एग्रीगेट, ये है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसी तरह वेटेड में भी ये है वेटेड एग्रीगेट
और यह है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो हमें इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से कोई ना कोई पूछेगा। चलो, तो पहले हम देखते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या होता है। तो देखो जी, सिंपल एग्रीगेट इज वेरी सिंपल। P01 ये एक सिंबल होता है, P मतलब प्राइस इंडेक्स, 01 का मतलब होता है, बोलते हैं इसको है 1 ऑन 0। 1 और 0 का मतलब है ये हम किसी टाइम पीरियड को संबोधित कर रहे हैं। 0 मतलब बेस पीरियड और 1 मतलब कोई भी करंट पीरियड। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जी, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। P1 मतलब करंट ईयर के प्राइस और P0 मतलब बेस ईयर के प्राइस। सिंपल, खत्म। दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। अब सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का मतलब है कि हमें इसमें ना प्राइस रिलेटिव निकालना होता है, यानी कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 और फिर इनको जोड़ना होता है। तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। तो मैं दिखा देता हूं, एक छोटा सा हमने एग्जांपल करा था। मान लेते हैं कुछ आइटम्स हैं, ये उनके बेस ईयर के प्राइजेस हैं यानी P0, ये उनके करंट ईयर के प्राइजेस हैं यानी P1। तो P0 को जोड़ लिया तो सिग्मा P0, P1 को जोड़ लिया तो सिग्मा P1। तो पहला फॉर्मूला तो था सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो सिंपल एग्रीगेट फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हमें प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस रिलेटिव का मतलब है P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना पड़ेगा, ये आ गया। P1 अपॉन P0 इंटू 100 तो ये आ गया। P1 अपॉन P0 इंटू 100 तो ये आ गया। तो दीज आर प्राइस रिलेटिव्स, और फिर आप इन सारे प्राइस रिलेटिव्स को जोड़ लोगे तो ये आ गया 11,000। तो दूसरे मेथड में यानी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये तो है दो तरीके वेरी सिंपल वाले, चाहे सिंपल एग्रीगेट या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। फिर इसका हमने एक क्वेश्चन करा था, तो वो आप दोबारा से देख सकते हो। फॉर्मूला सेम है बच्चों, देखो एप्लीकेशन सेम ही रहेगी, चाहे सिंपल एग्रीगेट हो या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब क्वांटिटी आ जाती है यानी वेटेड एग्रीगेट, क्योंकि यहां पर तीन अलग अलग महारथी हैं जिन्होंने अपने फॉर्मूले दिए थे वेटेड एग्रीगेट के अंदर प्राइस इंडेक्स निकालने के। तो जी पहले हैं लेस्पियर। लेस्पियर ने कहा कि बेस ईयर की क्वांटिटी लेनी है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सिंपल। दूसरे थे पास्ची, इन्होंने कहा करंट ईयर की क्वांटिटी लेनी है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। और तीसरे जो थे महारथी फिशर, इनके मेथड को बेस्ट मेथड कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कोई बुद्धि लगाई नहीं। इन्होंने कहा लेस्पियर से जो आंसर निकले, पास्ची से जो आंसर निकले, बस उन दोनों आंसर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, यानी कि लेस्पियर के और पास्ची के आंसर का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेसिकली इन दोनों के ही फॉर्मूलों का अंडर रूट बनाकर लिख दिया गया है। तो वो है हमारा फिशर मेथड। सेम चीज हम क्वांटिटी इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं Q01 के, तो तीनों के अपने अपने क्वांटिटी इंडेक्स भी निकल सकते हैं। फिशर का फंडा वही, लेस्पियर और पास्ची दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देंगे। तो ये है वेटेड एग्रीगेट निकालने का तरीका। तो इसका हमने एक एग्जाम्पल भी करा था, आप चाहो तो वही सेम एग्जाम्पल देख सकते हो एग्जाम के लिए। P0 है, Q0 है, P1 है, Q1 है। तो हमें अपने चार कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, P1 इंटू Q0 का, P0 इंटू Q0 का, P1 इंटू Q1 का और P0 इंटू Q1 का। फिर लेस्पियर से आंसर आ जाएगा, पास्ची से उसके फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा, फिशर से लेस्पियर और पास्ची के आंसर का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल देंगे तो फिशर का भी अपना आंसर आ जाएगा। तो वेटेड एग्रीगेट में बस ये तीन फॉर्मूले याद करके चले जाना। बाकी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, इसके चांस थोड़े से कम है एग्जाम में आने के, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, देख के चले जाना। इसका फॉर्मूला है, शॉर्ट वे में कहते हैं सिग्मा PV अपॉन सिग्मा V। सिंपल। अब PV का मतलब क्या है? P मतलब तो प्राइस रिलेटिव और V मतलब इसको वैल्यू बोला जाता है। वैल्यू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, P0 इंटू Q0। तो बेसिकली वो कैसे निकालना, आप इसमें स्टेप देख लो बस। आपको आइटम्स दे रखे हैं, आपको वेट्स दे रखे होंगे, गिवन होगा, डोंट वरी। प्राइस होगा P0, प्राइस होगा P1, ये गिवन होगा। आपको क्या काम करना है? सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है सर। और फिर निकालनी है वैल्यू, वैल्यू मतलब
P0 इंटू Q0, वेट्स को Q0 बोलते हैं, तो P0 इंटू Q0 करा तो ये आ गई वैल्यू, बस। तो ये है प्राइस रिलेटिव, ये है वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो पीवी आ गया। बस अब देख लो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पीवी मतलब ये डिवाइडेड बाय सिग्मा वैल्यू यानी कि ये, बस। तो ये अपना आंसर बन गया। तो सिग्मा पीवी अपॉन सिग्मा वी, तो ये अपना आंसर आ गया, बस। ठीक है, तो 4 तरीके हैं, इन्हीं 4 में से वेटेड वालों से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। वेटेड एग्रीगेट में जो 3 है बस उन्हें अच्छे से कर जाना, लेस्पियर, पास्ची और फिशर। बाकी वेटेड प्राइस रिलेटिव वाला आ गया तो ये एक क्वेश्चन है, सिग्मा पीवी अपॉन सिग्मा वी, बस। बाकी कुछ और अदर मिसलीनियस फॉर्मूले थे वो मैंने लिखवाए थे, जैसे वैल्यू इंडेक्स का पूछ ले तो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन अगर पूछ ले तो इसके एक एक एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हो लास्ट में। और अगर आपके स्कूल में ये नहीं करवाए तो इन्हें छोड़ भी सकते हो, आमतौर पे बहुत से स्कूलों में ये कटवा देते हैं, है ना। ये सब अदर स्पेशल पॉइंट्स हैं, तो आप इन्हें चाहें देख सकते हो। इसी तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला जो था IIP, उसको निकालने का पूछ सकता है। तो ये वही फॉर्मूला है जो अभी अभी आपने देखा था, सिग्मा पीवी अपॉन सिग्मा वी वाला, बस उसको नाम थोड़ा सा अलग दे दिया। इसमें फॉर्मूला बन गया सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, फंडा वही रहेगा। तो आप इसके लिए रेफर कर सकते हो वो मेन वीडियोस जो हमने पढ़ी थी, अगर आपको स्कूल में करवाया है तो, अदरवाइज आप इनको छोड़ देना। बाकी एक थ्योरी क्वेश्चन है कि इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या हैं। तो इंडेक्स नंबर निकालना बहुत इकोनॉमिक बैरोमीटर में यूज होता है, यानी कि बहुत से इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, कंपैरिजन करने में मदद करता है, पॉलिसी बनाने में मदद करता है और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन इसमें अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये इंडेक्स नंबर था। तो बेसिकली अब आपका जो कल एग्जाम है उसमें अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देख लिया तो आप ये मानो कि स्टैटिस्टिक्स का मेन सारा रिवीजन ये हो गया। बस फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों उन्हें अच्छे से या तो याद करके चले जाओ, नहीं तो दूसरा पेतरा आपको पता ही है कि क्या करना है। दोनों में से कोई भी पेतरा अपनाओ, फॉर्मूले याद रखना, क्वेश्चन आपसे जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट वही पूछेगा। और एक बार टाइम अगर है तो आप सारे क्वेश्चंस देख जाओ जो क्लास में आपको करवाए थे, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपके साथ, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज्यादा बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे आप सब बच्चों से अब क्लास 12th में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।